हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में भी डिजिटल करेंसी लॉन्च होने जा रही है और ये सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से लॉन्च की जाएगी। तो डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या क्या नुकसान होंगे, क्यों गवर्नमेंट अब इसे लाना चाह रही है, और बाकी कौन कौन से जो एग्जिस्टिंग डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, वो कौन कौन सी है और क्या जो है। सबसे पहले देखिए कि क्रिप्टो करेंसी को जनरली लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और क्रिप्टो करेंसी को जनरली लोग सारे कोई भी बिटकॉइन के नाम से ही कहते हैं। तो क्या उसके साथ इश्यूज़ है और गवर्नमेंट क्यों अब अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाना चाह रही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसको आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया जी ने ये चीज़ मेंशन की यूनियन बजट स्पीच में अपने, कि हम लोग जल्द ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23। अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 31 मार्च को ख़त्म होगा, वो है 2021-22, जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। 1 तारीख से 1 अप्रैल से फिर से सरकार हमें अप्रैल फुल बनाना चालू कर देगी, अगला वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा, फिर देखेंगे कि क्या मिलता है और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट करते समय ही अपने स्पीच में कहा कि हम लोग डिजिटल करेंसी खुद की लाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बैक्ड रहेगी, आरबीआई के थ्रू लॉन्च की जाएगी, और ये होगी डिजिटल रूपी। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत दिनों से वेट किया जा रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बिजनेसमैन सब के द्वारा, कि कब ये चीज़ आएगी। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं। जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में, बिटकॉइन है और बहुत सारे हैं, तो ये किसी गवर्नमेंट बैक्ड के नहीं है, कोई भी सरकार ने इसे लॉन्च नहीं किया है। आमतौर पर कुछ टेक सेवी लोगों ने, कुछ तकनीकी लोगों ने उसे लॉन्च कर दिया है, और मार्केट में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेंडिंग भी होती है। तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज भी हैं। और जब यहाँ पर डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट खुद की लॉन्च करेगी तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। बिना फ़ायदे के कोई कुछ नहीं करता है, कम से कम गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स में या कहीं ना कहीं कुछ तो और फ़ायदा होगा, सिक्योरिटी में, बहुत सारे चीज़ों में। तभी जाकर गवर्नमेंट भी ये इनिशिएटिव ले रही है कि यहाँ पर आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा और इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस डिजिटल करेंसी को मैनेज करने का, इसे हैंडल करने का कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम रहेगा, जो हम लोग छापे हुए नोट और जो कॉइन्स, जो सिक्के इस्तेमाल करते हैं उनकी तुलना में। क्योंकि सिक्कों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बड़े अमाउंट का मिंट नहीं किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी इशू होती है डुप्लीकेसी की। नकली सिक्के भी मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले हम लोगों ने जैसे देखा था कि 2016-17 के आसपास में मार्केट में 10 के बहुत सारे नकली सिक्के फैले हुए थे, और लोग परेशान थे, क्योंकि जो नकली सिक्के थे वो दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ रहा था ट्रांजेक्शन्स में। तो आरबीआई ने खुद ही कह दिया कि नहीं, सारे वैलिड है भाई, चलाओ सबको, क्योंकि आरबीआई को भी उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं था। वो 10 रुपये के ही कॉइन थे, तो होंगे भी तो कितने होंगे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी सुधरी, उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, बहुत सारे गोदाम पकड़े गए, बहुत जगहों पे जहाँ पर छोटे छोटे वर्कशॉप में ये चीज़ें बनाई जा रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रिंटेड नोट की, तो जो कागज़ के नोट होते हैं उसे छापने में अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, और उसकी लाइफ इन जनरल हम लोग कहें तो 12 से 14 महीने की होती है, अगर कांस्टेंट सर्कुलेशन में रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते रहती है तो। और वो उसमें फटना,
मैला कुचैला हो जाना, सॉइल्ड नोट जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिसको कि आरबीआई को फिर से रिप्लेस करना पड़ता है। और उसके कारण क्या हो जाता है कि उसकी रीप्रिंटिंग की कॉस्ट लगती है, उसके हैंडलिंग की कॉस्ट, एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचाना है, चेस्ट बैंक से रिटेल बैंक में और जगहों पर पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है, जो कि डिमोनेटाइजेशन के समय हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर से और एरोप्लेन, कार्गो प्लेन से नोटों को भिजवाना पड़ रहा था, क्योंकि नोटों की स्कैरसिटी हो गई थी। पुराने नोट चल नहीं रहे थे, नए नोट मार्केट में उतने उपलब्ध नहीं थे कि हर बैंक उससे में ट्रांजैक्ट कर सके, तो टाइम टू टाइम उसे पहुंचाया जा रहा था और रेशनिंग भी की जा रही थी। तो वो सारे खर्चे यहाँ पर बच जाएंगे। और क्या बचेगा? डिजिटल रहेगा तो कोई उसको छापने की ज़रूरत नहीं है, उस सिक्कों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिंटिंग और प्रिंटिंग कॉस्ट जो लगता है, लागत कागज के नोट में और सिक्कों में, वो चीज़ें यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। प्लस क्या है कि ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, किन लोगों के बीच में हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये चीज़ें कैश ट्रांजैक्शन में मुश्किल हो जाती है। कैश ट्रांजैक्शन में मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आपको किसी ने कैश दिया तो उसका कोई थर्ड पार्टी वहाँ पर जानकारी नहीं ले सकता है जब तक कि आप खुद न बताएं। और यहाँ पर उसी के कारण ट्रैकिंग की इशू हो जाती है, जो कि यहाँ पर डिजिटल होने के कारण इजीली ट्रैक हो जाएगी, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी जो कि इस पर निगरानी रखेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगली चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की कि ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन हो, काला धन कहीं पर जमा हो, जिसके कारण कि डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था कि जो भी पुराने नकली नोट हैं, टेरर फंडिंग के लिए जो नोट का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो ब्लैक मनी है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। हालांकि वो तो फेल हो ही गया, जो बाद में रिसर्च के रिपोर्ट आए, सारा कुछ एनालिसिस आया, उसमें ये चीज़ें पता चली कि डिमोनेटाइजेशन एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं थी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ब्लैक मनी के भी यहाँ पर लगाम लगाया जा सकता है डिजिटल करेंसी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग बेटर हो पाएगी, तो सब कुछ पता रहेगा कि ट्रांजैक्शन किधर से कैसे हो रहा है। टैक्स इवेजन भी रोका जा सकेगा आसानी से, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा अगर, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ट्रैक आराम से हमेशा रहता है, गवर्नमेंट को पता रहता है कि कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो कोई भी आदमी टैक्स नहीं चुरा पाएगा, तो ब्लैक मनी वैसे ही कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि रेगुलेशन भी बेटर हो जाएगा कि कितना मार्केट में मनी है, क्या है, नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैश होर्डिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग कैश को जमा कर करके रख लेते हैं, जिसके कारण कि मार्केट में नोटों की स्कार्सिटी हो जाती है। डिजिटल करेंसी के केस में ये चीज़ें रेगुलेटेड रहेंगी, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन इसके लिए भाई अब स्टेज भी, प्लेटफॉर्म भी तो तैयार करना है। डायरेक्टली ऐसे ही कोई चीज़ तो लॉन्च होती नहीं है मार्केट में, पहले उसके लिए पूरा सीन बनाया जाता है, सब कुछ तैयारी की जाती है। तो सरकार की यहाँ पर किस तरह से तैयारी है? तो सबसे पहले जो पहले बिटकॉइन में और बाकी के डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेड कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो आरबीआई ने सबसे पहले वहाँ पर ये गाइडलाइन जारी की थी कि लोग इसमें ट्रेड न करें, ये बहुत ही रिस्की खेल है। उसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उन लोगों को आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की कि आप लोगों को किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको ट्रांजैक्शन को फर्दर नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना, सपोर्ट नहीं करना है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जा रहा हो। तो अगर कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन खरीदना चाहे तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी बैंक है एचडीएफसी वगैरह, उनसे पेमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत हो गई कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी हैं, कॉइन वेक्स, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कॉइन कुबेर वगैरह, तो ये ऐप जो थे अब ये परेशान हो गए, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से वहाँ पर पेमेंट नहीं हो सकती है, उस पर रोक लग गई थी। तो फिर उन लोगों ने अदर वे राउंड कुछ रूट निकाला होगा, जो भी है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक स्टेज सेटअप हुआ। अब बजट में क्या किया गया है
30% टैक्स लगा दिया गया है सारे ट्रांजैक्शंस पे जो भी क्रिप्टो करेंसी के लिए की जाएगी, चाहे वो माइनिंग के लिए हो, यानी कि आप खरीद रहे हैं, माइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या बेच रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं किसी को, तो इन सब चीज़ों पर 30% का फ्लैट टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऑफसेट यहाँ पर नहीं मिलेगा लॉसेस के लिए। मान लीजिए कि आप ने खरीदा एक क्रिप्टो करेंसी 100 रुपये का और उसमें आपको नुकसान हो गया कि आपके उसकी वैल्यू अभी हो गई 80 रुपये, फिर भी इस पर टैक्स देना है आपको। अगर 80 रुपये में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो तब भी टैक्स लगेगा। उसमें कोई आपको रियायत नहीं दी जाएगी कि आपका लॉस हुआ कि क्या हुआ, पता नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का सीधा यही कहना है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ऑफसेट, अगर दूसरे किसी सोर्स इनकम से आप जनरेट कर रहे हैं इनकम, तो भी ऑफसेट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ और सोचेंगे कि वो टैक्स रिबेट क्रिप्टो करेंसी में मिल जाए कि हमें नुकसान हो गया, या कहीं और किसी भी तरह की चीज़ों से नुकसान हुआ आपके इनकम का, तो वो भी गवर्नमेंट नहीं देगी। सीधी बात है कि भैया अगर इतना पैसा आप कमा रहे हो या गंवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन अगर इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो आपको टैक्स देना है। उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करने का, जो अनरेगुलेटेड है उसको डिस्करेज करने का कारण क्या है, गवर्नमेंट इतना पीछे पड़ी क्यों? और इसके पीछे बहुत दिनों से एनालिसिस भी चली आ रही थी कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या नुकसान है, फायदे हैं, जो भी हैं, तो वो चली आ रही थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इशू क्या है कि ट्रैकिंग की इशू है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है कि किसने बेचा, किसने खरीदा, कहाँ पैसे गए और कहाँ से आए थे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स होती है पीयर टू पीयर, P2P ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होती है। इसके कारण क्या होता है कि बीच में कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है नहीं, तो ये बहुत ही एकदम एनोनिमस टाइप का ट्रांजेक्शन हो जाता है, जो कि पता करना, ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रैक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली एकदम किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उसमें जो एफर्ट चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। तो ये एक दिक्कत की बात हो जाती थी। नेक्स्ट है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी कौन रेगुलेट करता है। अगर आपने किसी कंपनी का कोई मोबाइल खरीदा, अगर वो ख़राब होता है तो आप जाकर उसकी वारंटी कवर करवा सकते हो। अगर वारंटी कवर नहीं हुई तो आप कंपनी के आदमी का, उसकी एक फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है, एक कंपनी लीगली कहीं एग्जिस्ट करती है, तो उसकी गर्दन पकड़ सकते हो कि भाई हमारा मोबाइल ठीक करके दो, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो। ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी में है नहीं। तो वहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, कोई रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड है एकदम, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसको ट्रांजैक्शन करना है जैसे करना है कर रहे हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग में जा रहा हो, चाहे आतंकवादी उसको इस्तेमाल कर रहे हो अपनी टेरर फंडिंग के लिए, या फिर इलिसिट ग्रुप्स जैसे कि नारकोटिक्स वाले जो लोग होते हैं जो ड्रग्स में धंधा करते हैं और ये सब चीज़ें, या वेपन ट्रेड में, बहुत सारे ऐसे इलीगल ट्रेड हैं जिसमें कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता भी इसमें आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रही है। क्रिप्टो करेंसी भविष्य है, ये है, वो है, वैल्यू यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। ये क्षणिक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फिजिकल चीज से बैक्ड नहीं है। आरबीआई अगर नोट छापती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है, गोल्ड रिजर्व की बैकिंग है, उसके पीछे फॉरेक्स की बैकिंग है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या, अगर आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली क्रैश कर जाए, खत्म हो जाए, या उसको कोई मानने से इनकार कर दे, तो उसके एवज में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बल्कि आपकी जो बिजली बिल की, कंप्यूटर की, इसकी उसकी जो खर्चे हुए सो अलग। तो यहाँ पर ये मार्केट ड्रिवन है। आम जनता के साथ सबसे बड़ी इशू के यही है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है उसकी गिनती फिक्स्ड है, फिक्स्ड नंबर में बनाई गई है। तो डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है। और यही
फिक्स नंबर होने के कारण डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई कम होते जा रही है और क्रिप्टो करेंसी का दाम ऊपर एकदम हवा में उड़ता जा रहा है, आसमान छू रहा है। और इसी स्पेक्यूलेशन में आम जनता जो है इसमें बहुत पैसे लगा रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम इससे रातों रात अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और उसमें इन्वेस्ट किए जा रही है। जबकि ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, एक गलत अवधारणा है। क्योंकि जिस दिन क्रिप्टो करेंसी क्रैश की, एलोन मस्क अगर एक स्टेटमेंट दे दे उसके फेवर में तो उसकी प्राइस हवा में उड़ जाती है, और उसके अगेंस्ट में अगर एक स्टेटमेंट दे दे, एक ट्वीट कर दे, तो हमने देखा है कि 30% तक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्रैश की है, गिरी है। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे, आम जनता के लोग, एलोन मस्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इतना पैसा है कि कोई हवाबाजी है उनके लिए। लेकिन आम जनता जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी, अपनी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई उसमें लगाई थी, इस स्पेक्यूलेशन के कारण उनके बहुत पैसे डूबे। कितने लोगों तो मतलब बर्बाद ही हो गए। तो ये परिस्थिति ना हो, इसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इनिशिएटिव ले रही है, और ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव भी है। लेकिन अब बात करें कि इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च तो हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही तो है नहीं कि सिर्फ लॉन्च कर दिया और काम चल जाएगा, उसमें भी आगे बहुत सारे इशूज़ इन्वॉल्व रहेंगे। तो सबसे पहली बात अगर करें तो टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी को टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकिंग बहुत ज़बरदस्त चाहिए। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इंश्योर करना ये बहुत ज़रूरी होगा गवर्नमेंट के लिए, कि वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी रहे। ऐसा नहीं है कि कल के डेट में टेक्नोलॉजी वीक होने के कारण सिक्योरिटी का इशू आ जाए वहाँ पर, कि वहाँ पर हैकिंग हो जा रही है, डिजिटल फ्रॉड हो जा रहे हैं, या हैक करके हैकर्स और स्कैमर्स डिजिटल करेंसी जो है वही चुरा ले रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के केस में एक दो बार ऐसा देखा गया है कि हैकर्स ने कॉइन्स ही उड़ा लिए पूरे, हैक कर लिया, क्रिप्टो करेंसी गायब। अब जिसके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी थी, नेक्स्ट डे वो देख रहा है कि खाली है। तो ये चीज़ें, ये इशू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर इंडिया की क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैक्ड, आरबीआई बैक्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, तो उसके बाद जो बाकी के क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी क्या भविष्य होगी, उन पर क्या टैक्स लगेगा। जैसे अभी तो 30% फ्लैट लगा दिया है, ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद डिजिटल करेंसी आने के बाद 2022-23 के फिस्कल ईयर में ज़्यादा दिन बची नहीं है, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, अप्रैल फुल बना दिया जाएगा हमें। तो जब ये चालू होगी, उसके बाद जो अदर क्रिप्टो करेंसी है उनकी क्या भविष्य होगी, उन पर कितना टैक्स लगेगा, उन्हें किस तरह से बिहेव किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, उनको किस तरह से देखा जाएगा, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि डिजिटल करेंसी से क्या बेनिफिट होगी इंडिया को, तो ट्रैकिंग वगैरह की तो वो चीज़ें जो है सो हैं। उसके बाद आम जनता को इससे क्या बेनिफिट होगी, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि अभी भी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीआई तक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेटीएम तक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिजिटल वैलेट नहीं इस्तेमाल करते हैं। और उनको अगर हम लोग बात करें डिजिटल रुपये की तो बात ही अलग है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से डरते हैं कि भाई हैक हो जाएगा, डेटा चला जाएगा, अपनी प्राइवेसी नहीं रहेगी। हमने अभी भी ऐसे बहुत सारे और यंग बंदे ऐसे देखे हैं जो कि इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं यूपीआई नहीं डाउनलोड करना है, मेरा डेटा चला जाएगा, ये नहीं डाउनलोड करना है। तो बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाएगा और क्या बेनिफिट्स होगी, आम जनता को कितनी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, इस पर एक थॉरो स्टडी की ज़रूरत है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और हो सकता है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च कर भी रही हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी आज की चीज़ नहीं है, उसको भी 8-10 साल हो चुके हैं। प्लस क्या है कि इंडिया में गवर्नमेंट भी बहुत दिनों से इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि इंडिया की एक गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। तो अब देखना है कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह से लॉन्च किया जाता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से ऑपरेट करने की चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें देखने की हैं।
और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इन सब एड्रेस पे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ से कि आप स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करके आप बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।